नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। और आज के मुद्दा में हम बात करने जा रहे हैं बयानों की बौछार, अब रिजल्ट का इंतजार। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे और समझ भी गए होंगे, गुजरात इलेक्शन में पूरे मुल्क ने सियासत के कई रंग देखे हैं। कई बार सियासत को अपना चेहरा बदलना पड़ा है और दिखा भी है वो बदलते हुए कि सियासत अपने मफाद के लिए कितने रूप अख्तियार कर सकती है और किस तरह कुर्सी के लिए नए नए खेल खेलती है। गुजरात इलेक्शन के दौरान मानो विकास को कहीं सुला दिया गया था, कहीं भी विकास की बात नजर नहीं आई। लीडरान बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आए और आखिरी तक तो ये कुछ ज्यादा बढ़ गया था। सवाल है कि क्या गुजरात में आखिर विकास की बात क्यों नहीं हुई? क्या सियासत आवाम को गुमराह करके उसे वोट लेती है उससे? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा, आगाज करते हैं। तो गुजरात इंतखाबात में गुजरात की जमीन पर बयानों की ही बौछार होती रही और विकास की कहीं भी बात होती फिलहाल तो नजर नहीं आई। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुल्क के सबसे चर्चित इंतखाबात की फहरिस्त में शुमार गुजरात इलेक्शन में बयानों की सबसे ज्यादा गूंज रही और विकास को मानो गहरी नींद में कहीं थपक थपक कर सुला दिया गया। जिस गुजरात मॉडल को मुल्क के सामने रखकर बीजेपी मरकजी हुकूमत में आई, वही गुजरात मॉडल गुजरात में कहीं नजर नहीं आया। लीडरान की बयानबाजी से साफ नजर आता है कि गुजरात इलेक्शन से विकास कहीं कोसों दूर चला गया है। हालांकि कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पीएम से बार बार विकास के मुद्दे पर बात करने को कहा। मैंने मोदी जी का भाषण सुना। देखो, अफगानिस्तान के बाद, चाइना के बाद, पाकिस्तान के बाद, जापान के बाद, मगर गुजरात के बीते हुए 22 साल की और गुजरात के भविष्य की कोई बात नहीं। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप 22 साल की बात नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा समय गुजरात के भविष्य के बारे में भी बोल दीजिए। इन तमाम सवालों जवाब के बीच दूसरे और आखिरी मरहले की तशहीर भी खत्म हो गई। इससे पहले पीएम मोदी सी प्लेन से साबरमती रिवर फ्रंट से धरोही डैम गए और फिर सड़क के रास्ते अंबाजी मंदिर के दर्शन को गए। बीजेपी इसे विकास की उड़ान बता रही है। देखिए, ये एक साधारण सी प्लेन और एक साधारण फ्लाइट नहीं है। यह विकास का प्रदर्शन है कि किस प्रकार गुजरात में 22 वर्षों में विकास ने अपना घर बनाया है। एक साधारण प्रश्न हम राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि क्या अमेठी में आपने कुछ भी ऐसा बनाया है जो आप विश्व को दिखा सके? 19 साल बाद कांग्रेस के नए सदर बने राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सारे सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी ने बीजेपी से 22 साल का हिसाब मांगते हुए कहा कि सी प्लेन की उड़ान विकास के मुद्दे से आवाम को भटकाने के लिए है। पिछले 22 साल में नरेंद्र मोदी जी, रूपानी जी ने वन साइडेड डेवलपमेंट किया है। 5-10 लोगों को पूरा का पूरा फायदा मिला है और गुजरात की जो जनता है उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। बयानों पर अगर बात करें तो एक लंबी तफसील निकल कर आती है। राम मंदिर से शुरू हुआ बयानों का दौर मणिशंकर से होता हुआ मुगल राज और फिर आखिर में कांग्रेस की पाकिस्तान अफसरान के साथ हुई बैठक तक पहुंच गया। बयानों के इस बयार में मणिशंकर के सियासी सफर की बलि भी चढ़ी। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता? श्रीमान मणिशंकर अय्यर એમણે કહ્યું, આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। પૂર્વ આર્મીના ડાયરેક્ટર જનરલ અરશદ રફીક એએમકે કે ગુજરાતમાં અહેમદ પટેલને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે
ટેકો કરવો જોઈએ। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको चुनाव की हार से बौखलाकर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मतदाता को भावुक करके भ्रमित करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी जानकारी इनके पास थी जो नहीं है तो क्या कर रहे थे? बात को कांग्रेस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिस पाकिस्तान की पॉलिटिकल पतंग को गुजरात की जमीन पर उड़ाना की कोशिश कर रही है, गुजरात के लोग भारत के मांझे से ऐसी पतंग को काटना जानते हैं। इंतखाबात के दौरान गुजरात की जमीन विकास से नहीं बयानों से गूंजती रही। लीडरान में खुद को दूसरे से बेहतर बनाने की होड़ लगी रही और लीडर अवाम के मुस्तकबिल को छोड़कर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते दिखे। लेकिन सवाल है कि क्या अवाम सियासत के इस खेल का जवाब अपने वोट से देंगे? ये 18 दिसंबर की तारीख तय करेगी। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। तो आपने देखा इस रिपोर्ट को, और पूरे इलेक्शन के दौरान ये कम से कम ये होता रहा कि एक पार्टी कहती रही कि गुजरात को 80 की दहाई में ले जाने की कोशिश की जा रही है, जहां की जात बिरादरी की सियासत होती थी, माफिया था, और एक पार्टी कहती रही कि 1947 की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है गुजरात को, जहां पर दो अलग अलग मजहब के बीच खाई थी और उसके बाद विभाजन हुआ, अगर हम बात करें अलहदगी हुई। तो इस तरह की बातें सामने आती रहीं। लेकिन बड़ा सवाल है, गुजरात के एजुकेशन पर कितनी बात हुई, गुजरात के किसानों पर कितनी बात की, तरक्की मुद्दा रहा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बात होनी चाहिए। और हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सीनियर और बहुत अहम लोग हमारे साथ हैं इस वक्त। डॉक्टर शालिनी सक्सेना जी हैं मेरे साथ, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं। मैडम, आपका खैर मकदम है। अमलेंद्र उपाध्याय हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस का क्या रुख है। अमन पवार जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं आप, स्वागत है सर, आपका खैर मकदम है। और आईपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के लीडर, हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, उनसे जानेंगे बीजेपी इस पूरी तस्वीर को किस तरह से देखती है और क्या लेकर के आगे चल रही है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शालिनी सक्सेना जी से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शालिनी, कैसे देखती हैं आप इस पूरी तस्वीर को? आज तो तस्वीर खत्म हो गई, अब परसों वोटिंग है, उसके बाद रिजल्ट है। ये तस्वीर कैसी रही? इसको आप सही सिमत में जाती हुई देखती हैं, ये प्रचार, ये तस्वीर, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ा गया? थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए। इस बार का जो समीकरण था जी, इस बार पूरा ध्रुवीकरण जाति पर था, क्योंकि रिलीजन बेस्ड ध्रुवीकरण गुजरात में पॉसिबल नहीं था और कई हद तक पॉसिबल नहीं था या होने नहीं दिया गया। इस बार कांग्रेस ने शायद इसको रोक कर रखा। हाँ, आप कह सकते हैं कि उन्होंने होने नहीं दिया। मंदिरों के दर्शन करते, मंदिरों का दर्शन करके उन्होंने एक ये इंप्रेशन दिया जनता को कि वो मेजॉरिटी की तरफ भी अपना ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्होंने 22 मंदिरों के विजिट भी किए। लेकिन इस समय इस बार का चुनाव पूरा जातीय ध्रुवीकरण पे था। अब आप देखेंगे कि ये राजनीति शुरू हो गई आपके टिकट के बंटवारे से। ठीक है, टिकट के बंटवारे में देखें तो 50 सीट जो है वो पाटीदार को बीजेपी ने दी और कांग्रेस ने 41 दिया। ओबीसी को 58 दिया बीजेपी ने और ओबीसी को कांग्रेस ने दिया 62 और बीजेपी को दलित को दिया 13 और कांग्रेस ने दिया 14। तो ये आप पूरी तरह ये जान लीजिए कि ये जो इस बार की जो पॉलिटिक्स है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से ही, ये जातिगत समीकरणों पे ही आधारित है। तो ये फायदा मिलेगा दोनों सियासी जमातों को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ये इल्जाम लगाती रही कि कांग्रेस 80 की दहाई की सियासत कर रही है और गुजरात को जातिगत आधार पर बांट रही है। देखिए, अगर हम इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पे जाएं, जो 2, 7 और 12 की रिपोर्ट्स हैं, उसमें अगर आप रिपोर्ट देखें तो 47.85% वोट बीजेपी को मिला है और 38.93% वोट कांग्रेस को मिला है। तो जो टोटल डिफरेंस है दोनों के वोट्स का वो 8.92 है, जो कि एक गैप है जो कि सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण से ही बदला जा सकता है। अब पहले पाटीदार समाज जो था वो बीजेपी के पक्ष में रहा, बट इस समय वो भी थोड़ा बटा हुआ है। बाकी आप दलित और ओबीसी वाला आप देख ही रहे हैं कि वो भी उसके इंक्लिनेशंस भी उन्होंने अपने शो कर दिए हैं। तो अगर ये 4-5% इधर उधर होता है तो रिजल्ट्स पे असर पड़ेगा। सर अमलेंद्र जी, यही से मेरा सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी ये दावा करती रही कि हमने पिछले 20-22 सालों में गुजरात को कास्ट पॉलिटिक्स से निकाल लिया है
और चूंकि गुजराती अपने इस स्टेट को बाकी नॉर्थ इंडिया की स्टेट की तरह नहीं देखते हैं, गुजरात अलग किस्म का नेचर का है, वो लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं, उन्होंने दुनिया देखी, वो अपने गुजरात को वैसे डेवलप करना चाहते हैं। हमने निकाल दिया कास्ट पॉलिटिक्स से। लेकिन क्या लगता है अभी ऐसा मुमकिन हो पाया है गुजरात में? इस इलेक्शन, इस तस्वीर को देख के आपको लगा? दिक्कत यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग जो कहते हैं वो करने में उसमें विश्वास कम रखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने गुजरात को जातिवाद से निकाल दिया, लेकिन जातिवाद एक जातीय कड़वी सच्चाई है इस मुल्क की जी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1000 साल में भी जाति का बंधन कोई टूटने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे निकाल दिया ये तो वो लोग जाने, मैं तो नहीं कह सकता कि जातिवाद खत्म हो गया या जातिवाद समाप्त हो गया। जाति है और सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए अच्छी तरीके से। जहां तक सवाल ये है कि गुजरात में का मॉडल दूसरी तरीके का है और उत्तर प्रदेश में दूसरी तरीके का है, तो अगर दोनों जगह का अलग अलग है तो फिर हमारे भाजपा के मित्रों को गुजरात में दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में फिर आगे फिर क्यों जाति की बातें करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी समाप्त कीजिए, बिहार में भी समाप्त कीजिए अगर इसी तरीके का है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये चुनाव जो था वो चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में दिक्कत महसूस हो रही थी, तो जितने भी प्रहार हो सकते थे वो दोनों तरफ से हुए और मर्यादा जो थी वो भाषा की वो काफी गिरी जी। और जो लोकसभा चुनाव से ही जिसका गिरना शुरू हो गया था उसका एक चरम जो है वो गुजरात के चुनाव में देखने को मिला। मुझे लगता है कि इससे बचा जाना चाहिए था दोनों तरफ से। अपनी बात आप भाषा को मर्यादित रह के भी कह सकते हैं, अपने तथ्य आप रख सकते हैं, अगर आपके बात में जान है, आपकी बात में दम है तो भाषा की गरिमा को बना के रख के भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जबान का मयार तो बहुत गिरा इस इलेक्शन में और इस तस्वीर में, और वो दिखा भी। मेरा सवाल यहाँ पर कांग्रेस के तर्जुमान है अमन पवार जी। अमन जी, कुछ चीजें आपको नुकसान कर गई, क्या लगता है? और ये पहले फेज में नुकसान आपको हुआ होगा अगर होगा, क्योंकि वजीर आजम ने लगातार फिर पुरानी उन्होंने तमाम बातें निकाली अपनी रैलियों में, वो सब जानते हैं। मणिशंकर अय्यर वाला मामला और कपिल सिब्बल का खासतौर से कोर्ट में जो अपना जो पक्ष रख रहे थे एक वकील के तौर पर, उसको लेकर के गुजरात में उसका कितना असर पड़ा और आप लोगों को कितना नुकसान होने जा रहा है? क्या आप लोग ऐसा महसूस करते हैं? इमरान जी, जो गुजरात का चुनाव था वो मुद्दों का चुनाव था जी। गुजरात का चुनाव इस चीज पर था कि गुजरात में बेरोजगारी कितनी है। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट 2017 में ही आई जिसमें जो 20 बड़े राज्य हैं उस पे आरबीआई ने बताया कि गुजरात 10वें नंबर पे है। मैं गुजरात में लेकिन सियासी बयान ही गूंजे आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से नहीं। मैं आपको, अगर आपको ध्यान हो तो राहुल जी ने जब गुजरात चुनाव का प्रचार शुरू किया था तो पहले दिन ये कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जिसकी वो हमेशा बात करते रहते हैं, हम उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है गुजरात के भविष्य का चुनाव है। वहां पे जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं वहां की सरकार दे पाई, और यही सब मेरे ख्याल से जो मुद्दे हमने हाईलाइट करे तो गुजरात का जो बलून था, गुजरात मॉडल का जो गुब्बारा था वो फूट गया और नरेंद्र मोदी जी ने इस बार गुजरात मॉडल की बात ही नहीं करी पूरे चुनाव पे। ठीक है, जो आपने इन मुद्दों को उठाया और सब बातें आपके फेवर में हो रही थी। आपके मणिशंकर अय्यर साहब ने गड़बड़ बिल्कुल उन्होंने जो बयान दिया वाले इशू को बीजेपी ने अच्छी तरह से उठा लिया। वजीर आजम की आखिरी तक की रैलियां आप देखिए, क्या उन्होंने पुराने मामले नहीं निकाले? अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मुगल राज, पाकिस्तानियों के साथ बैठक और और भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखकर रखा हुआ है, वो तमाम बातें और सब जानते हैं। इमरान जी, आपको ध्यान होगा कि जब बिहार के चुनाव में बीजेपी हारने वाली थी तो उस समय भी अमित शाह ने यही पाकिस्तान को बीच में ले आए थे। उस समय अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में जो है पटाखे फूटेंगे। उस समय गिरिराज सिंह जो उनके मंत्री है उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को जिसने वोट नहीं दिया वो पाकिस्तान चले जाए। तो जब भी बीजेपी हारने वाली होती है उनकी बौखलाहट में पाकिस्तान हमेशा बीच में आ जाता है। हमारे लीडरों ने काम आसान नहीं कर दिया। नहीं, मैं आपको वही बात कह रहा हूं। मणिशंकर अय्यर ने अगर जो गलत बयान दिया था उस पे राहुल गांधी जी ने तुरंत एक्शन लिया और उनको पार्टी से सस्पेंड किया, और हम आज भी कहते हैं कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। लेकिन वजीर आजम ने जहर की खेती भी निकाल लिया, स्टूपिड कहा, ये बात भी निकाली, राक्षस राज कहा, गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर, ये 2014 से पहले और बाद की सारी वो लिस्ट निकाल कर लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये बताया। यही हमारा सवाल आज प्रधानमंत्री से है कि क्या गुजरात का जो चुनाव था वो पाकिस्तान का चुनाव था, जहर की खेती का चुनाव था, या गुजरात के भविष्य का चुनाव था? जब हम मुद्दों की बात कर रहे थे तो आप पाकिस्तान क्यों बीच में ला रहे हैं, आप हाफिज सईद क्यों बीच में ला रहे हैं? क्या वो मुद्दे थे गुजरात के चुनाव के?
गुजरात की जनता भी उनसे यही सवाल पूछ रही है कि जो एसेंशियल मुद्दे थे, चाहे शिक्षा का मुद्दा था, चाहे वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मुद्दा था, चाहे वहां पे जो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, पाटीदारों का मुद्दा था, दलितों का मुद्दा था, उन सब पे प्रधानमंत्री फेल हो गए। तो पाकिस्तान को बीच में आईपी सिंह साहब हमारे साथ लखनऊ से, बीजेपी के लीडर हैं। सिंह साहब, बीजेपी क्या इस इलेक्शन में, इस पूरी तशहीर में उन बयानों को तूल देती रही जिससे कि उसको फायदे की उम्मीद थी? देखिए, बहुत ही कम आपकी आवाज आ रही है। एक बार आप अपना प्रश्न, क्योंकि पैनल में जो लोग भी बैठे हुए हैं उनकी आवाज मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही। आपकी भी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अब बढ़ा दी गई आवाज। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या चुनाव में, इस इंतखाबात में बीजेपी उन बयानों को तूल देती रही जिससे उसे फायदे की उम्मीद थी? देखिए, जो गुजरात का चुनाव था वो चुनाव उसी प्रकार का चुनाव था 2014 के बाद का जी। जिस तरह से अन्य राज्यों के जो चुनाव हुए, जिसमें लगातार 2014 के आम लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और दूसरी तरफ कांग्रेस न्यूनतम पर 40 सीटों पर आकर सिमट गई। देश के इतिहास में पहली बार जो ये कांग्रेस, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई थी, वो कहीं न कहीं सिमटती नजर आई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब वक्त आ गया कि कांग्रेस का विसर्जन, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो पूरा होगा। और ये हम गुजरात का चुनाव, 22 साल का जो विकास था, गुजरात में जो समस्याएं थी, जो पानी नहीं था, जो वहां की आईपी सिंह साहब, फिर वजीर आजम को तमाम बातें अपनी रैलियों में कहने की बार-बार जरूरत क्यों पड़ी? 22 साल का जो ये सवाल कांग्रेस उठाती रही है और ये सवाल सबके जहन में आता है। देखिए, एक बात बहुत अच्छी आज हुई, मैं तो ये कहूंगा कि जो तलखी थी, जो तमाम कड़वाहट थी गुजरात के चुनाव के अंतिम चरण तक, आज जो तलखी कम हुई। मैं तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी अपील करूंगा और श्री राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई भी दूंगा कि आप अपना जिस तरह उपाध्यक्ष रहते हुए काम किया, जिस तरह महासचिव रहते हुए काम किया और कांग्रेस को इस दुर्गत तक पहुंचाया, आप कुछ न कुछ बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम करेंगे। मेरा सवाल ये भी है आपसे, मेरा सवाल ये भी है, राहुल गांधी तो आप संभाल चुके हैं मोर्चा। मेरा सवाल ये है कि मणिशंकर ये ने जब माफी मांग ली थी, चुनाव के मणिशंकर ये ने जब माफी मांग ली थी, तब भी क्यों इस मामले को इतना लंबा खींचती रही बीजेपी? मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि जहां सियासी फायदा दिखता रहा, बीजेपी ने उसमें कसर कोई बाकी नहीं रखी। राहुल गांधी ने तो कहीं न कहीं, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर, इन लोगों ने चुनाव का माहौल बिगाड़ने का काम किया। यही कारण था कि जब इस तरह के बातड़ गुजरात के अंदर करके आए, और ये भी साफ है कि उन्होंने कैसे माहौल बिगाड़ा, कोई काडर पार्टी से बाहर नहीं निकाला, गुजरात ही नहीं, निलंबित किया, सस्पेंड किया। अभी वो है टेक्निकली कांग्रेस के मेंबर हैं, बाहर नहीं निकाला। तुरंत एक्शन लिया। अमित शाह ने देश बदल चुका है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को नमूना कहा, इन्होंने क्या एक्शन लिया जानती है, आप बताइए, और हमारे कार्यों को जानती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शालिनी सक्सेना, जिस पैटर्न पर इस बार चला गया है, क्या आपको लगता है कि अब आगे 2019 है और वो बहुत बड़ा हदफ है दोनों ही सियासी जमातों के लिए, क्या लगता है ये पैटर्न अगर काम कर गया, या जिस तरह की बातें आखिर तक होती हैं, सबको ऐसा लगा कि यही तरीका काम करता है, तो फिर क्या 2019 का चुनाव भी इसी पैटर्न पर होता दिखता है आपको? 2019 का तो मुझे लगता है कि मुद्दे और विकास पे ही होना चाहिए, जो मेरा तो गुजरात के लिए या दूसरे स्टेट के लिए भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है पर्सनालिटी बेस्ड होता है जी। हमेशा से ही हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो पर्सनालिटी बेस्ड होती आई है, चाहे आप उसको नेहरू जी का कह ले, या फिर शास्त्री जी, या फिर इंदिरा गांधी जी, या फिर उसके बाद राजीव जी, उसके बाद मोदी, जो मनमोहन जी के समय इतना पर्सनालिटी कल्ट नहीं था, बट अब मोदी जी के समय में भी पर्सनालिटी, लोग पर्सनालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। तो उसी में इमेज बिल्डिंग और इमेज डैमेज उसी में किया जाता है। जैसे कि अभी जो रिसेंटली जो एक पाकिस्तान की बात इसलिए आई थी क्योंकि जो पाकिस्तान में जो मीटिंग हुआ था, क्योंकि
लोकतंत्र में आप मिल सकते हैं बाहर के मुल्कों से, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको यूज करना पड़ता है, आपको एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को बोलना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं किया है तो एक आईब्रो तो रेज होती ही है। तो अगर और ऐसे चुनावी समय में अगर ऐसे किया जाता है तो मेरे ख्याल से कोई भी उठाने की कोशिश इसका फायदा फिर वो चुनावी। अमरेंद्र उपाध्याय जी, मेरा यही सवाल आपसे भी है, जो पैटर्न इस वक्त देखा गया, क्या आपको लगता है कि 2019 की सियासत भी इसी तरह की होगी? मुद्दों की बजाय ये आरोप पर ही ये सियासत टिक जाएगी? देखिए इमरान साहब, दिक्कत यही हो रही है कि अब मुद्दे जो है वो गौड़ होते जा रहे हैं और तू में जो है वो अहम होती जा रही है जी। और अच्छा तरीका भी है ये, सभी राजनीतिक दलों के लिए मुफीद है, क्योंकि आपने जो वायदे किए उन पर कोई सवाल नहीं होगा, आपने कुछ काम किया नहीं किया उन पर जनता सवाल नहीं पूछेगी, आपकी तू में उलझी रहेगी, आगे आपकी क्या विचार है, आगे आपका क्या एक्शन प्लान है, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा, ये सारी चीजें होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि 2019 का चुनाव शायद इससे ज्यादा और खराब स्थिति में पहुंचेगा। मेरा अपना आकलन ये है, बाकी हमारे राजनीतिक दल जो है वो कुछ सुधरते हैं और आपको लगता है कि गुंजाइश है सुधारने? क्योंकि सब कहते हैं शुरुआत हम विकास से करेंगे, तरक्की की बातों से करेंगे, लेकिन आखिर में हमने देखा गुजरात चुनाव में भी अभी। देखिए, एक तो जो ये विकास है, ये असल में सबसे फ्रॉड मुद्दा विकास है। वो लोग भी विकास की बात करते हैं जिन्होंने कभी एक ईंट नहीं रखी विकास के नाम पे, और विकास जो है वो अपने पीछे एक विनाश भी लेकर के आता है। जिस विकास की बात की जाती है, जिस विकास का मॉडल है, आप जिस विकास को कह रहे हैं तो उस विकास के पीछे जो है आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जमीनें छीनी जा रही हैं, झारखंड में किस तरीके से आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, आप उसको भी विकास का मॉडल कह रहे हैं, तो वो विकास तो नहीं है। विकास का मतलब ये है कि आम आदमी जो है, जो उसकी आमदनी बढ़े, उसका जीवन स्तर सुधरे, उसको सुख सुविधाएं मिले। तो आप अगर नेशनल हाईवे बना दे रहे हैं और उस पर आप टोल टैक्स लगा दे रहे हैं, तो वो कैसा विकास है भाई? आप एक तरफ डीजल पे टैक्स भी ले रहे हैं जनता से, और आदमी सड़क पर जा रहा है तो आप उससे टोल टैक्स भी ले रहे हैं। तो ये जिस तरीके से जनता की खाल लेने की बात है, ये विकास का मॉडल नहीं है। ऐसी इस तरह की बातें इलेक्शन में आती नहीं, मुद्दे दूसरे हो जाते हैं। कोई नहीं आने देना चाहता। अब राहुल गांधी ने एक सीरियस शुरुआत की, चलिए कि भाई उन्होंने सवाल पूछे, लेकिन उन सवालों पर बात ही नहीं हुई। मैं ये बात करूंगा, उनके नेता राहुल गांधी के 14 सवालों का बीजेपी ने बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया, बचती नजर आई है। सिंह साहब, 31 सवाल। सिंह साहब, आवाज शायद कम पहुंच रही है, लगता है आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमन पवार जी, जिस तरह से राहुल गांधी को हमने देखा, राहुल गांधी का कोई ऐसा बयान नहीं जो उनका, मुझे लगता है ऑडियो की प्रॉब्लम है जी, हम ठीक करवा रहे हैं। आपसे अभी मैं सवाल करता हूं, लेकिन यहां पर राहुल ज्यादा मैच्योर नजर आए हैं। राहुल का कोई बयान ऐसा नहीं जो सीधे तौर पर एंटी मोदी है। क्या राहुल इस गुजरात इलेक्शन से और ज्यादा मैच्योर होकर निकले? अब तो वो कौमी सदर बन गए। हालांकि इमरान जी, आपने अगर कल राहुल जी का भाषण सुना हो तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट ये कहा था कि प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है वो उसका आदर करते हैं, और चाहे प्रधानमंत्री उनके बारे में कितने भी अपशब्द बोलते रहे, लेकिन राहुल जी ने माना नहीं। राहुल जी उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलेंगे। आपके जिन नेताओं ने नहीं माना, उन नेताओं के खिलाफ राहुल जी ने तुरंत एक्शन लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब गिरिराज सिंह ने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा वो पाकिस्तान चला जाए, तो मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? उनको केंद्र में मंत्री बना दिया। आपने अमित शाह ने अभी 1 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो नमूने हैं। क्या एक्शन लिया? अब कल परसों प्रधानमंत्री स्वयं ये कहते हैं कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जो पूर्व सेना के प्रमुख थे, वो गद्दार हैं, वो कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। या तो आप यहां पे हमें पुख्ता सबूत दीजिए या प्रधानमंत्री माफी मांगे, क्योंकि ये मैच्योरिटी आपके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में होनी चाहिए, चाहे इलेक्शन है चाहे कोई और कार्यक्रम है। अगर आप अपने इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पूर्व उपराष्ट्रपति का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो पूर्व सेना प्रमुख है उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये हम अपने लिए एक बहुत जो है बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मौजूदा पीएम के लिए भी तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से बहुत बातें कही गई, फिर हम उसको उस नजर से क्यों ना बिल्कुल हम जिस व्यक्ति ने कहा, हमने तुरंत एक्शन लिया। और हमारे जो कांग्रेस के अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, उनका स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा
कांग्रेस पार्टी हमेशा बनाए रखेगी। व्यक्तिगत किसी की कोई राय हो सकती है उनके ऊपर, पर प्रधानमंत्री जो पोजीशन है, जो ओहदा है, उसको हम हमेशा सलाम करते हैं और उसकी गरिमा हम हमेशा हर जगह बना के रखें। ठीक है, मैं बीजेपी लीडर आईपी सिंह साहब से भी इसी तरह का एक सवाल करूंगा, लेकिन छोटे से वक्फे का यहां पर इशारा हो रहा है। इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए आज का मुद्दा। अभी लौट रहे हैं। इंतखाबी तशहीर गुजरात में दूसरे दौर के लिए भी खत्म हो गई। अब परसों डाले जाएंगे वोट और उसके बाद सीधे नतीजे आएंगे। और हम आज बात कर रहे हैं कि यह इंतखाबी तशहीर किस सिमत में जाती रही गुजरात में, और क्या ये पैटर्न जो सेट हुआ है वो तरक्की यानी विकास से इतर है। और जो शुरुआती बातें कही जाती हैं सभी सियासी जमातों के जरिए कि हम विकास पर इलेक्शन को फोकस रखेंगे, वो कहां पर जाकर कहां किस तौर किस रूप में बदल जाती हैं ये सब जानते हैं। और हर स्टेट में ऐसा होता है। गुजरात के लिए कहा जा रहा था कि यहां बहुत काम हुआ है और उस पर बात होगी, लेकिन बात कहां से कहां पहुंच गई वो भी हम सब जानते हैं। तो इसी पर आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शालिनी सक्सेना मेरे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। अमलेंद्र उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमन पवार साहब हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। और आईपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं। आईपी सिंह साहब, मुझे शायद आप सुन पा रहे होंगे। सिंह साहब, ये इल्जाम कांग्रेस लगाती रही इस पूरे इलेक्शन के दौरान कि एजुकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम रही वहां पर गुजरात में, खास तौर से उसका जो निजीकरण हुआ वो एक बड़ी प्रॉब्लम रही, उस पर बात नहीं हुई। और आज वजीर आजम मोदी सी प्लेन लेकर के चले आए। और आज राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपने कौमी सदर बनने की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि फिर अमित शाह के जो बेटे हैं उनकी बदनवानी पर, उनके भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते पीएम। तो इस तरह के कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे जो गायब रहे। देखिए, ये सच है, जिस इंस्टीट्यूशन जो भी गुजरात में इंस्टीट्यूशन है उसका एक तरह से व्यवसायीकरण हुआ या वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खुले जी। लेकिन अगर राहुल गांधी को जवाब दिया जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, साउथ में चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो या तमिलनाडु या जो भी थे, इन सभी जगहों पर सबसे पहले बाजारीकरण शुरू हुआ, वहां इंस्टीट्यूशंस खुले। और गुजरात के जो बच्चे थे वो उत्तर प्रदेश की तरह ही दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसलिए वहां की सरकार का फैसला या देश के तमाम राज्यों की सरकारों का फैसला ये हुआ कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं। और वहां जितनी शिक्षा मिलनी चाहिए उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। 10 वर्षों तक केंद्र में आपकी सरकार थी। क्या जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके तहत क्या कभी राहुल गांधी ने गुजरात का पुरसा हाल लिया? क्या कभी ये कोशिश करी कि गुजरात में भारत सरकार एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोले? तो कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि जब भी जहां चुनाव होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में वो श्री अखिलेश यादव के साथ आए तो बोले कि ये 7 पसंद है, और 7 पसंद का ये मामला था कि 4 सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिमट गई और 40-45 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई। तो सवाल लाख खड़ा कर सकते हैं। आज मंदिर वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए, उसमें कांग्रेस और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। एक बार उन्होंने नहीं कहा कि जब राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था तो राज्यसभा में ताल ठोके कांग्रेस कहती, राहुल गांधी कहते कि आप देश की संसद में आगे बढ़िए, राज्यसभा में हम मदद करेंगे, आप अयोध्या में मंदिर बनाइए। अमन जी बोलिए। तो क्या कहीं न कहीं पार्शियली राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस को ये लगता है कि हम किसी भी ऐसे दुनिया में घूम कर आएंगे, महीने 2 महीने किसी राम मंदिर ना बनना प्रचार में जाएंगे और वहां करने वाली बात जो है भाजपा सिर्फ भटकाने के लिए हर समय करते रहती है। हर जगह राम मंदिर की ये बात करते हैं, पर कहीं पर भी
आप अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो ये क्यों नहीं बनाते? ग्रैंडफादर आज देखिए यही हमारी जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गुजरात के चुनाव में हम राम मंदिर की बात करते हैं, गुजरात के चुनाव में हम हाफिज सईद की बात करते हैं, आप गुजरात मॉडल की क्यों नहीं बात करते? आप ये क्यों नहीं बताते कि किस तरीके से बेरोजगारी जो गुजरात में बढ़ गई है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या वायदा किया था अपने 2014 के मैनिफेस्टो में? उन्होंने कहा था जब मैं आऊंगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, बेरोजगार लोगों को। और अगर इन्हीं के मिनिस्ट्री के आंकड़े हम देखें तो 2015 में सिर्फ 1,35,000 लोगों को ये रोजगार देकर एक उस गांव में जाते वहां 4 फूल चढ़ा कर आते तब समझ में आता कि आप आईपी सिंह साहब वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। अमन जी उनकी बात से मुझे इतना समझ में आता है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने ही चुनाव को विकास से हटा करके सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व में बांट दिया, कांग्रेस भी उसी तरफ चली गई। और फिर वो कहते हैं कि अगर आप इतना ही मंदिर जा रहे हैं तो फिर राम मंदिर की बात क्यों नहीं करते? वो इस तरह की बात जो आपकी मातृभूमि होनी चाहिए वहां आप नहीं गए। हाँ, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं आईपी सिंह साहब। अमन जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी अमन जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो जो गुजरात का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, वो पहले दिन से राहुल गांधी जी ने जो सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछने शुरू करे, मुद्दों पे बेस्ड जो सवाल पूछने शुरू करे, जो गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री अपना चीफ मिनिस्टरशिप पे दिखाते थे, जो उन्होंने अपना सफर तय किया प्रधानमंत्री तक बनने का, उस गुजरात मॉडल पर हमने सवाल खड़े करे। आज तक भी हम उनसे सवाल पूछते आए हैं कि किस तरीके से जो बेरोजगारी है गुजरात में वो बढ़ गई है, किस तरीके से जो फार्मर्स की इनकम गुजरात में है वो कम हो गई है, किस तरीके से जो एजुकेशन पर जो गुजरात की स्थिति है वो 10वें नंबर पर है 20 बड़े राज्यों में, किस तरीके से गरीबी में गुजरात 12वें नंबर पर आता है 20 बड़े शहर बड़े राज्यों में। तो ये गुजरात मॉडल है आपका, और आप हर चीज को क्या करते हैं, राम मंदिर से आप लिंक करना शुरू कर देते हैं। अमन पवार जी, जब आपके पास इतने पुख्ता इल्जाम थे तो वो ये कहते हैं कि फिर राहुल गांधी को ये तरीका क्यों अपनाना पड़ा गुजरात का मंदिर दर्शन का? और कोई भारतवर्ष में मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा तो बीजेपी से परमिशन लेकर के जाएगा, बीजेपी से परमिशन लेकर के जाएगा। राहुल गांधी अपने इल्जाम भी लगाया, राहुल गांधी अपने साथ 200 कैमरामैन लेके मंदिर नहीं जाते, उनकी श्रद्धा है, चुपचाप से जाते हैं और आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरह वहां पर कार्यक्रम करके स्टेज लगा के ड्रामा नहीं करते, झोंकने का काम किया। बीजेपी ने इल्जाम भी लगाया ना, बीजेपी ने अमन जी इल्जाम भी लगाया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो खासतौर से तुष्टीकरण का जो इल्जाम लगता रहा है कांग्रेस पर, उस छवि से निकलने की कोशिश में है और इसलिए गुजरात में तरीका अपनाया गया। आपने विकास के मुद्दों को तो उठाया, कोई कह नहीं रहा कि आपने नहीं उठाया, लेकिन आपने ये कोशिश भी की जिससे बीजेपी को और मौका मिला बोलने का। आपको अगर ध्यान हो तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भगवान राम की चित्र पीछे लगा के नरेंद्र मोदी जी ने रैली करी थी। अभी थोड़े दिन पहले केदारनाथ गए तो केदारनाथ मंदिर में ही स्टेज लगा ली। नहीं तो अरुण जेटली साहब ने कहा ना, मैं ये पूछ रहा हूं, आप मेरे को एक वाक्य बता दीजिए जहां राहुल गांधी जी ने मंदिर में जाकर कोई पॉलिटिकल बयानबाजी करी हो, या बाहर निकल के पॉलिटिकल बयानबाजी करी हो, या मीडिया को आमंत्रण दिया हो कि मैं मंदिर जा रहा हूं। खुद जाते थे, आकर के जाकर वापस आ जाते थे। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी से कोई परमिशन लेकर के मंदिर जाएगा इस देश में? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोई यहाँ ठेका लिया हुआ है लोगों का? मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा? बोलने के लिए नोट की जरूरत पड़ती है। कोई न कोई सलाहकार जब लिखकर उन्हें देगा तब वो ट्वीट करेंगे। हो सकता है ट्वीट उनके लोग करते हो तो ट्वीट आईपी सिंह साहब, चलिए तो अगर नोट से भी करते तो है, आप मुद्दों पर तो बात करिए। आप मुद्दों पर आने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? नहीं कही। आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से जो दलितों पर अत्याचार गुजरात में हो रहा है, जो पाटीदार समाज की आपने हर्ष कर दिया है, जो किसानों का जो डेवलपमेंट था वो खत्म हो गया है गुजरात में, जिस तरीके से आप शिक्षा के स्तर में 11वें नंबर पर आते हैं 20 बड़े राज्यों में, ये आप ही की रिपोर्ट 2017 की बता रही है। ये इन चीजों पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपको जब आपकी बोलती बंद हो जाती है आप मंदिर मस्जिद ले आते हैं। ये आप ही के आंकड़े हैं, बिल्कुल बोलने को तैयार है। आप ही के आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि गुजरात मॉडल क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित राज्य में बदला है। अगर विकसित राज्य है जरूरत है तो गरीबी उसमें 11वें नंबर पर क्यों है आपका राज्य? पूरे देश में वो लीडिंग स्टेट है।
और आपकी जब आप ही की आरबीआई की रिपोर्ट है, और मैं पढ़कर इनको बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि लीडिंग स्टेट है, जो 20 बड़े राज्य है, उसमें गरीबी में गुजरात 10वें नंबर पे आता है। लेकिन अमन पवार जी, अगर आप बात करें शिक्षा की, गुजरात 11वें नंबर पे आता है। आप गुजरात के आंकड़े गिना रहे हैं, वो तो अमेठी के लिए भी कह रहे थे कि अमेठी में राहुल गांधी ने ऐसा क्या करवा दिया। वजीर आजम ने अपनी रैलियों से कहा है अमेठी में राहुल गांधी ने क्या करवाया नहीं कराया, उसका जवाब अमेठी की जनता 3 बार भारतीय जनता पार्टी को दे चुकी है। इन्होंने बहुत वहां पे मेहनत कर ली। अमित शाह जी चले गए, नरेंद्र मोदी जी चले गए रैली लेकर, पर आज तक अमेठी को देखे ना, अमेठी के अंदर अमेठी की जनता जवाब दे चुकी है। 3 बार चुनकर आए राहुल गांधी वहां से। हिम्मत है तो उतार के दिखाइए किसी को वहां पर हरा के दिखाइए। हमारे गृह जनपद से सटा हुआ है, सबसे पिछड़ा इलाका। अरे तो फिर आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी चुनाव कैसे जीत जाते हैं अगर पिछड़ा हुआ इलाका है तो? 20 साल से राहुल गांधी उनका परिवार करता आ रहा है, उनकी मांग करती आ रही है। वहां एक अच्छे स्कूल है। स्मृति ईरानी क्यों धूल चाट करके अमेठी से वापस आई? अगर आपका इतना ही वहां बोलबाला था तो कोई इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं। स्मृति ईरानी को क्यों धूल चाट के वापस आनी पड़ी अमेठी? अगर हम बात करें एंटी इनकम्बेंसी की, ठीक है, ये इल्जाम एक दूसरे पर तो पूरे इलेक्शन की तशरीह में लगते रहे, यहां भी लग रहे हैं और बाद में भी लगते रहेंगे, लेकिन इस पे बात होती भी जानी चाहिए। लेकिन हम यही जानने की कोशिश करें कि ये इल्जाम जो लग रहा है विकास को लेकर के एक दूसरे पर, वो कितने लगे और बाकी बातें जैसे अभी यहां भी शुरू हो गई थी, उनका जो है फीसद क्या रहा। लेकिन अमरिंदर जी, एक बात और, एंटी इनकम्बेंसी जो रही वो ये बताने की कोशिश की गई कि गुजरात में नहीं है, जबकि 20-22 साल का बहुत लंबा इक़्तिदार होता है, बहुत लंबा दौर होता है। क्या ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में वाकई नहीं है इस इलेक्शन में? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो थी, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा और भाजपा के मित्र भी स्वीकार करेंगे। अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बीच में नहीं आता, नीच बीच में शब्द नहीं आता, इस तरह की चीजें नहीं आती। इस तरह की चीजें आने का मतलब ही है कि मुद्दों से जब ध्यान भटकनी चाहिए तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी थी। और खुद मैंने देखा एक टीवी शो में कि मुख्यमंत्री जो थे वो अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के लिए थे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो जायज नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी थी और ये 3 युवा जो थे वहां वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे थे। तो इसलिए ये कहना कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ये तो बिल्कुल गलत है। अब उसको किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को दूर करना था, ये हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है जी। सरकार की क्या रणनीति थी, सत्तारूढ़ दल की क्या रणनीति थी, वो सामने आ गई, उसने उस रणनीति से निपटने की कोशिश की। अब वो एंटी इनकम्बेंसी समाप्त हुई या नहीं समाप्त हुई वो 18 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी और उसको पार्टी की कोशिश सत्तारूढ़ दल ने की। वो अपने तरीके से वो अच्छा था या गलत था वो एक अलग का सवाल है, लेकिन उससे निपटने की भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की। इस बात पे अगर थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी का तो जो स्पष्टीकरण था और जो एविडेंस था उसी दिन बाहर आ गया था कि जिस दिन जब हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव का ऐलान हुआ तो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालकर जो गुजरात का चुनाव पिछले 1992 से आप अगर देखेंगे तो हमेशा से साथ होते हुए आया है, और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर दबाव भारतीय जनता पार्टी ने डाला कि 15 दिन इसको आगे कर दिया जाए ताकि नरेंद्र मोदी जी जाके वहां पे 2-3 जो स्कीम्स हैं उनकी घोषणा करते। अगर ये इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो ये करने की क्या जरूरत थी? पहले दिन से डरे हुए थे। इस वजह से आज भी अगर आप एंड तक इनका इलेक्शन कैंपेन देखे तो कभी पाकिस्तान, कभी हाफिज सईद, जो फैक्टर गुजरात चुनाव में इंपॉर्टेंट नहीं थे, हर तरीके से इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश करी। और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि 18 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो इनको गुजरात की जनता इनको इस चीज का जवाब देगी। डॉक्टर शालिनी सक्सेना, एक बात और यहां पर सामने आई, पाटीदार तहरीक जो इतनी बड़ी खड़ी हुई और उसमें से जो उसके बड़े लीडर हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका कितना असर होता है वो तो दिखेगा। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर भी मुतमईन है कि इसके अपोजिट जो लोग लामबंद हो रहे हैं पाटीदार तहरीक के, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा देंगे, बाकी जो समाज हैं वो। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा? पाटीदार समाज तो इसी बार इन्होंने अपने आप का ध्रुवीकरण किया है। वैसे तो पहले से इन लोगों की जो इंक्लिनेशन रहा है वो हमेशा से ही बीजेपी की तरफ ही रहा है, क्योंकि अब ये 2 भागों में विभाजित है। तो मुझे ये लगता है कि
कुछ तो पाटीदार समाज बीजेपी की तरफ जाएगा ही। और मैं यहाँ पे जैसे मैं अमन जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने बोला है कि मंदिर मंदिर जाने पे अब सवाल क्यों है। वो सवाल तब उठता है अमन जी जब आप दूसरे स्टेट पे जब इलेक्शंस होते हैं तब वहां आप ये मंदिर जाने का तरीका नहीं अपनाते हैं, लेकिन गुजरात में जब इलेक्शंस होते हैं तब आप ये क्वेश्चन आप जाने लगते हैं। तो पहली बात क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, मंदिर जाने पे कोई किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। और ये भी है, और क्या 2019 तक अमन पवार जी अब ये मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला कांग्रेस जारी रखेगी? देखिए, कांग्रेस हर चुनाव मुद्दों पे लड़ती आई है, इश्यूज पे लड़ती आएगी, और आगे भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अपनी जो चाहे वो जीएसटी जैसी फ्लॉड पॉलिसी हो, चाहे नोटबंदी जैसा बड़ा स्कैम हो, इन मुद्दों पर हम जाकर के जनता के बीच में हम उनको उजागर करेंगे और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को हम एक्सपोज करके 2019 में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से तख्ता पलट होता है। ठीक है, लेकिन आप शालिनी जी की बात का को टाल से जा रहे हैं, आप दूसरी बात करने लगे। वो जो कह रही थी आपने उसका जवाब नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा। देखिए, अगर आप इससे पहले भी देखेंगे तो चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे और कोई चुनाव हो, राहुल गांधी हर जगह जो भी वहां के रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन थे, जो प्लेसेस थी, वहां पर गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज जाकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने खुद के आंगन में हारने वाले हैं और वहां पर जाके राहुल गांधी जी ने उनको चुनौती दी है, तो भारतीय जनता पार्टी को आज मिर्ची लग रही है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी से इस देश में मैं दोबारा यही पूछना चाह रहा हूं कि मंदिर जाकर जब हमने कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करी, अपनी श्रद्धा से गए, हमने वहां पे किसी मीडिया को इनवाइट नहीं दिया, राहुल जी जाते थे, वापस आ जाते थे, कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपसे तो कोई परमिशन लेकर के नहीं जाएगा, हम जाते हैं अपनी श्रद्धा से जाते हैं, वापस आ जाते हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मुद्दों पे आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? ठीक है, मुद्दों से बीजेपी बचने की कोशिश करिए, आपके इल्जाम। एक और छोटा सा वक्फा, अपने खास मेहमानों के साथ लौटते हैं और इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। इंतखाबी तशरीह खत्म जरूर हो गई, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि करने की हैं, जो आगे के लिए रास्ता तय करेंगे। और ये दिखाने हम ये भांपने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यहां जो ये तशरीह जाकर खत्म हुई है, क्या ये 2019 का ही पैटर्न ये होगा, इसको भी डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर यही पैटर्न रहना है तो फिर बाकी मुद्दों की जो बातें होती हैं, मुद्दों को लेकर जो बिसात बिछाई जाती है, उसका मतलब ही क्या? फिर तो ये तमाम बातें ही हावी रहती हैं, जो कि आखिर में गुजरात में हावी सी होती दिख रही है, दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि रिजल्ट बताएगा कि उसका कितना असर हुआ। इस पर और बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं इंतखाबी तशरीह गुजरात की खत्म होने के बाद कि क्या वाकई तशरीह मुद्दों को लेकर के हुई थी। हालांकि एक दौर हो गया है वोटिंग का, दूसरा दौर भी बेहद अहम है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मुद्दों को लेकर जो बात शुरू हुई थी वो आखिर तक आते आते भटक गई और मामला तारीख पर जाके यानी इतिहास पर जाकर ठहर गया और एक दूसरे के खिलाफ सीधे तौर पर अल्फाज जिस तरह से कहे गए वो हम सब ने देखा, चाहे वजीर आजम ने अपनी रैलियों में कहे हो, चाहे कांग्रेस के कुछ लीडरान ने। मेरे साथ सियासी तज्जियाकार डॉक्टर शालिनी सक्सेना जी भी हैं। डॉक्टर शालिनी सक्सेना जी, अगर हम बात करें इस पूरी तशहीर की, जैसा कि हम इस तशहीर पर ही चूंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो ये तशहीर यानी ये प्रचार मुल्क को क्या लगता है आपको आगे ले जाता दिखता है जिस तरह से आज हम इस दौर में हैं और बात करते हैं, या फिर वही पीछे जैसे पहले इलेक्शन हुआ करते थे उस दौर में हमें ले जाने, 90 की दहाई में ले जाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, कुछ मुद्दे हैं, जब हम आप ईवीएम पे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को पीछे ले जाने की बात करते हैं जी। लेकिन विकास का जो मुद्दा है, विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा से होता आया है और हर रिजीम में हुआ है। इसको आप आंकड़ों से आप गिना सकते हैं, बट बेसिकली ये वहां की जनता फील करती है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो अभी रिजल्ट्स आएंगे उसमें विकास का मुद्दा भी सामने आएगा कि लोगों ने कितना उसके बीजेपी के विकास को महत्ता दी है। और मेरा ये भी कहना है कि आगे आने वाली राजनीति में विकास को ही मेन मुद्दा बनाया जाना चाहिए और मेरे ख्याल से आगे आने वाली राजनीति में विकास ही मेन मुद्दा रहेगा। ठीक है, लेकिन आईपी सिंह साहब, ये इल्जाम भी लगता रहा कि अच्छा, सिंह साहब को शायद अभी भी आवाज नहीं जा रही है। अमन पवार साहब, ये इल्जाम भी लगता रहा कि सियासत नहीं चाहती है कि चुनाव मुद्दे पर हो। मैं सियासत कह रहा हूं, इसमें सारी सियासी जमातें शामिल हो जाती हैं और कहीं ना कहीं गुजरात के व्यापारी की बात हो, गुजरात के किसान की बात हो, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपने उठाया, लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं, अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने ये राग छेड़ा, तो आप भी तो उसके झांसे में या उसके जाल में फंस गए।
नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी, क्योंकि वहां पे एक रूलिंग पार्टी है और उनका 22 साल का वहां पे सरकार है, तो हमने ये सबसे पहले जो मुद्दे हमने छेड़े थे वो एंटी इनकम्बेंसी से ही रिलेटेड हमने मुद्दे छेड़े थे कि 22 साल का राज होने के बाद भी, प्रधानमंत्री गुजरात से होने के बाद भी जो मेन अहम मुद्दे थे, चाहे वो गरीब अमीर की जो आय थी उसमें जो फर्क था, चाहे वो वहां पे जो युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 35 लाख युवा ऐसे 18 से और 35 की उम्र के बीच के जिनको गुजरात सरकार अभी भी नहीं रोजगार दे पाई है, और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की एकदम फेल हो गई है रोजगार क्रिएट करने में, एफडीआई लाने में इंडिया में, ये सब चीजों को लेकर ही हम वहां पर उतरे थे मैदान में। पर जब मोदी जी ने देखा कि इस चीज पर, क्योंकि ये जो हम फैक्ट्स और जो इश्यूज की हम बात कर रहे थे, इस पर क्योंकि वो फैक्चुअली इसको नहीं डिफीट कर सकते, इसको नहीं हरा सकते, इसको नहीं नकार सकते, तो वो अपने जो उनका पेटेंट पॉलिटिकल स्टाइल है, जिस तरीके से वो एक्सट्रेनियस बाहर के फैक्टर जो है इसमें लेकर के आ जाते हैं, इसी तरीके से मेरा सवाल भी मेरा सवाल यही है सर कि आप लोग फिर इतने क्यों घबरा जाते थे? अगर उन्होंने कहा, मणिशंकर अय्यर वाली बात को जैसे ही बीजेपी ने कैच किया, आपने तुरंत रफू करना शुरू किया उस पर, और जिस तरह से सलमान निजामी की बात करते हैं, आपने कहा हम तो जानते ही नहीं है कौन है। तो वजीर आजम जब ये बात करें तो कांग्रेस इतनी घबरा क्यों जाती थी? आप अगर विकास के मुद्दे पर थे तो ठहरे रहते। हम कोई बिल्कुल नहीं घबरा रहे, हम तो वजीर आजम से ये सवाल कर रहे हैं कि जब आपका शपथ ग्रहण समारोह था 2014 में, आपने जब तक शपथ नहीं ली, जब तक मियां नवाज शरीफ भारत नहीं पधार गए, आप एक दिन स्पेशल फ्लाइट लेकर के पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ जी को उनका जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। आपने उरी अटैक के बाद पठानकोट में आईएसआई को निमंत्रण देकर आपने पठान एयरबेस का सर्वे कराया। तो आप जब अपनी जो जिस तख्ती पे आप ये बातें लिख रहे हैं, आप पहले उसकी तो सफाई करिए, फिर जाकर हमसे सवाल पूछिए, क्योंकि हमने कभी भी ये पूरा जो इलेक्शन था, ये विकास के मुद्दे से हट करके हमने इलेक्शन पे कभी भी हमने नहीं चुनाव लड़ना। आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि राहुल जी ने अपना जब इलेक्शन कैंपेन शुरू करा था तो उन्होंने कहा था कि मैं रोज नरेंद्र मोदी जी से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे एक सवाल पूछूंगा, और आज उनका 31वां सवाल जो है राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। और बावजूद इसके कि क्योंकि हम इस चीज पर अपना पूरा कैंपेन बेस कर रहे थे, आप देखिए कि वो डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स कहां ले गए। उन्होंने आपके सवालों का जवाब देते थे, आर्मी चीफ को भी वो आपके सवालों का जवाब देते थे। आप जो दिया। आंकड़े बताते थे बेरोजगारों के, दूसरे दिन बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और वो मखौल उड़ाते हुए कहते थे बिल्कुल भी नहीं, जो आंकड़े राहुल गांधी, और वो वीडियो जारी करते थे कि एक तरफ बेरोजगारों का आंकड़ा ये राहुल गांधी बताते हैं तो दूसरे दिन वो बताते हैं। आप खुद इस मामले में तजब्जुब में है, पशुपेश में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक जब हमने आंकड़ा वहां पर जब हमने पब्लिक डोमेन में डाला था तो उसमें कोई गड़बड़ी थी और वो हमने करेक्ट भी किया, और उस पर राहुल गांधी जी ने ये भी बोला कि मैं इंसान हूं, नरेंद्र मोदी जी के साथ की तरह मैं सुपर इंसान नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई और मैंने वो गलती सुधार ली। हमने उस गलती की हमने माना अपनी गलती को। पर अगर तो मैं ही कह रहा हूं कि सारी तशहीर में, सारे प्रचार में आप लोग अपनी गलतियां ही मानते रहे, नहीं, बिल्कुल या आप मुझे ये बताइए, माफी ही मांगते रहे, यही दिखा क्या? नहीं, आप मैं तो अभी भी आंकड़ों से बात कर रहा हूं। मैं तो रिजर्व बैंक 2017 की रिपोर्ट दे रहा हूं जो कह रही है कि गरीबी की अगर आप रेखा की बात करें तो गुजरात 20 राज्यों में से 11वें नंबर पे आता है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो 20 बड़े राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य छोड़ दीजिए, गुजरात 20वें नंबर पे आता है। हम आज तक भी इन सवालों पर इन सवालों को उठा रहे हैं, पर अभी तक हमें वहां से कोई इस पर जवाब आपको नहीं लगता है आपकी इन बातों का, आपके इस प्रचार का, आपकी इस तशहीर का गुजरात के कारोबारियों पर, किसानों पर, बेरोजगारों पर, वहां की खवातीन पर कुछ असर हुआ होगा? यही लगता नहीं, बल्कि जिस तरीके की जो नेगेटिव पॉलिसीज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेकर के आई, चाहे वो जीएसटी थी, चाहे वो नोटबंदी का जो स्कैम था, उसका जो डायरेक्ट असर वहां पर लोगों पर हुआ, जिस तरीके का पहले ही वहां पे इतना बड़ा गैप था कि जो अमीर वहां पे 2-3 बड़े जो उद्योगपति हैं वो अमीर से अमीर हुए जा रहे थे और गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं था, वो गैप इन पॉलिसीज नरेंद्र मोदी सरकार सेंटर में आने के बाद ये गैप और बढ़ गया है। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आप देखेंगे कि 18 तारीख को रिजल्ट्स में होगा, और जब कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बनाएगी जब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं दावे के साथ वक्त मेरे पास कम है। डॉक्टर शालिनी सक्सेना जी, आपसे चलते चलते मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखी, इस पूरी तशहीर पर, इस पूरे प्रचार पर। आपको लगता है कि यहां से प्रचार का भी
एक नया पैटर्न सेट होगा जो आगे आने वाले किसी भी स्टेट की सियासत को मुतासिर करेगा, प्रभावित करेगा, या गुजरात की बात ही अलग थी, गुजरात की बात गुजरात तक ही खत्म हो जाएगी? हर जगह की अपनी अपनी एक इमेज होती है, तरीका होता है, वो उसी तरह से होगा। देखिए, हर स्टेट में अलग अलग समीकरण होते हैं, उसी हिसाब से चलना होता है। मैं यहाँ अमन जी की एक बात का और जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने जो कहा है कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ये फ्लॉप इनके पॉलिसीज नहीं हैं, लेकिन इनका समय लगेगा इनका एनालिसिस या इनका रिजल्ट आने में। तो हमें एकदम से यही नहीं मान लेना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन गलत है या फिर जीएसटी की पॉलिसी गलत है। जिस तरीके से कारोबार बर्बाद हुआ है तो हम तो कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इसका असर नहीं हमने इसका असर उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में देखा। डिमोनेटाइजेशन के बाद ही यूपी इलेक्शंस थे और उसमें थम्पिंग मेजॉरिटी 325 सीट्स के साथ बीजेपी आई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लोग किस चीज को ज्यादा सराह रहे हैं, इंटेंशंस को सराह रहे हैं। यहाँ पे इंटेंशंस की भी राजनीति है। लोग ये देखते हैं कि किस पर्सन का या किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या इंटेंशन है। तो उनको डिमोनेटाइजेशन के बाद ये बहुत क्लियर है, या जीएसटी के बाद बहुत क्लियर है कि इस पार्टी के इंटेंशंस क्या हैं। देखिए, जब जो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा है उस पर जो इनके तर्क थे, जो भारतीय जनता पार्टी के तर्क थे कि डिमोनेटाइजेशन इसलिए की गई है क्योंकि जो काला धन है वो वापस आ जाएगा। दूसरा इनका तर्क था टेररिज्म है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा इनका तर्क था कि जो फेक करेंसी है वो खत्म हो जाएगी। तो तीनों ही तर्क उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद आके इस पे जो रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि अभी आरबीआई का आंकड़ा इस पर आया कि जितना पैसा आया था उतना उन्होंने वापस लौटा दिया मार्केट में। टेररिज्म में कोई कमी नहीं आई। अगर आप अभी इनका खुद का जवाब पार्लियामेंट में देखेंगे तो अगर आप मनमोहन सिंह की सरकार से इसको कंपेयर करें तो टेररिज्म में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। तीसरा, आप फेक करेंसी की बात करते हैं तो रोज आप ही के चैनल दिखाते हैं कि किस तरीके से फेक करेंसी पकड़ी जा रही है। तो इस चीज पे परसेप्शन बिल्ड करने की बड़ी कोशिश करी थी और मेरे ख्याल से उनको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इस चीज का फायदा भी मिला। पर अब जब क्योंकि ये अब डिमोनेटाइजेशन को साल भर खत्म हो गया, असली रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं, तो लोगों को की असलियत पता लग गई है। और जीएसटी, ये बहुत अहम बात होगी। जीएसटी से जिस तरीके से छोटा कारोबार खत्म हुआ है, बहुत जल्दी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डिमोनेटाइजेशन है या जीएसटी, इसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी, हर एक नीति को, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम देना चाहिए। हम बहुत जल्दी इसके कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। हो सकता आवाम ये बात समझ रही हो या आप उसे समझाने में कितने कामयाब हुए, कांग्रेस आवाम को समझाने में कितने कामयाब हुई, ये गुजरात के नतीजे बता देंगे। ये बहुत देखना दिलचस्प होगा, अहम होगा। लेकिन बहुत खास रही इस बार की तशहीर, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, बहुत एग्रेसिव बयान भी आए और वजीर आजम से लेकर राहुल गांधी, सब तरह से पूरी कोशिश हुई। अब देखना होगा गुजरात के अवाम ने इसको किस तरह से लिया है और किस तरह से वो अपना रिजल्ट देखते हैं। लेकिन हाँ, इस तस्वीर में जरूर दिखा कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। कांग्रेस के लिए तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, हालांकि बाद में डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आप जैसा कि अमन जी कह रहे हैं कि वो बात है ही नहीं, वो विकास पर ही हमने पूरे इस चुनाव को, इस पूरे इलेक्शन को केंद्रित रखा। तो देखना होगा कि कितना वो केंद्रित रहा, ये तस्वीर किस तरह से रही गुजरात की और ये आगे का कहीं ना कहीं पैटर्न सेट करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर शालिनी सक्सेना आपका, अमलेंदु उपाध्याय जी, अमन पवार जी, आईपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए जी सलाम।